गंभीर सवालों के घेरे में है। एक रिपोर्ट सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने कंपनी को नोटिस भेजा है और 7 दिन में जवाब मांगा है। आखिर क्या है पूरा मामला, कैसे सामने आया ये खुलासा और कानून इस पर क्या कहता है, देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट में। एक पुरानी कहावत है, जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, यानी जहां सूरज की रोशनी भी न पहुंचे वहां कल्पना और विचार पहुंच जाते हैं। लेकिन समय बदला, तकनीक बदली और अब दुनिया हमारी हथेली में सिमट चुकी है। आज का बच्चा बोलना बाद में सीखता है, लेकिन मोबाइल चलाना पहले सीख जाता है। खाना खिलाना हो तो मोबाइल, रोना बंद कराना हो तो मोबाइल, व्यस्त रखना हो तो मोबाइल। धीरे धीरे यही मोबाइल बच्चों की दुनिया बन जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर उस दुनिया में बच्चा देख क्या रहा है, वह किससे बात कर रहा है, उसे कौन सा कंटेंट दिखाया जा रहा है, कौन उसे प्रभावित कर रहा है। अक्सर इन सवालों का जवाब माता पिता के पास भी नहीं होता। डिजिटल युग में भी यही सबसे बड़ी चुनौती है और इसी चुनौती ने एक बार फिर दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, जिसकी पेरेंट कंपनी मेटा प्लेटफॉर्म्स है, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कथित विज्ञापनों को लेकर गंभीर विवाद में घिर गई है। केंद्र सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी किया है। सूत्रों के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी मेटी इंस्टाग्राम को ऐसे सभी कंटेंट और विज्ञापनों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है जो बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री तक पहुंच उपलब्ध कराते हों। पूरे विवाद की शुरुआत बीबीसी की एक जांच से हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जांच के लिए भारत में एक बिल्कुल नया इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया गया। यह अकाउंट किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल नहीं था। शुरुआत में इस अकाउंट से सामान्य लोगों को फॉलो किया गया, साधारण पोस्ट देखे गए और बिल्कुल एक आम यूजर की तरह व्यवहार किया गया। मकसद सिर्फ इतना था कि यह समझा जा सके कि इंस्टाग्राम का रिकमेंडेशन एल्गोरिदम एक सामान्य यूजर को किस तरह का कंटेंट दिखाता है। लेकिन कुछ ही दिनों में तस्वीर बदलने लगी। पहले यौन सामग्री से जुड़े विज्ञापन दिखाई देने लगे और फिर ऐसे कथित विज्ञापन सामने आए जिनमें बच्चों से जुड़े अश्लील कंटेंट के प्रचार के संकेत मौजूद थे। बीबीसी की जांच में कुल 30 संदिग्ध विज्ञापनों की पहचान की गई। इनमें से लगभग 20 विज्ञापन वयस्क अश्लील सामग्री से जुड़े बताए गए, जबकि कई विज्ञापनों में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो बच्चों के यौन शोषण की ओर इशारा करते थे। यहीं से यह मामला सिर्फ कंटेंट मॉडरेशन की गलती नहीं रहा, बल्कि संभावित आपराधिक नेटवर्क से जुड़ा गंभीर मामला बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक इन विज्ञापनों पर क्लिक करने के बाद यूजर्स को सीधे टेलीग्राम चैनलों पर भेजा जा रहा था, जहां कथित तौर पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री बेहद कम कीमत लगभग 99 रुपए में बेची जा रही थी। यानी आरोप यह है कि इंस्टाग्राम केवल विज्ञापन दिखाने का माध्यम नहीं बन रहा था, बल्कि ऐसे नेटवर्क तक यूजर्स को पहुंचाने का रास्ता भी बन रहा था। अगर यह आरोप सही साबित होते हैं तो यह केवल सोशल मीडिया की लापरवाही नहीं, बल्कि एक गंभीर साइबर अपराध का मामला बन सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसे विज्ञापन इंस्टाग्राम तक पहुंचे कैसे? दरअसल मेटा प्लेटफॉर्म पर कोई भी पेड विज्ञापन सीधे लाइव नहीं होता। विज्ञापन पहले कंपनी के एड मॉडरेशन सिस्टम से गुजरता है। इस दौरान उसकी भाषा, तस्वीर, वीडियो, लिंक और कंटेंट की समीक्षा की जाती है। समीक्षा के बाद ही विज्ञापन को मंजूरी मिलती है। ऐसे में सवाल उठता है, अगर कंपनी का दावा है कंपनी के पास अत्याधुनिक एआई तकनीक और हजारों मॉडरेटर मौजूद हैं, तो फिर इतने संवेदनशील विज्ञापन सिस्टम से पास कैसे हो गए? बीबीसी ने जब एक ऐसे विज्ञापन की शिकायत की तो करीब 24 घंटे बाद जवाब मिला, लेकिन जवाब ने सवाल और बढ़ा दिया। कंपनी ने शुरुआत में कहा यह कंटेंट उसकी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं करता। बाद में विस्तृत सवाल पूछे जाने पर कंपनी ने दावा किया कई विज्ञापन हटा दिए गए, संबंधित अकाउंट निलंबित कर दिए गए और संदिग्ध वेबसाइट के लिंक ब्लॉक कर दिए गए। मेटा ने यह भी कहा कि कोई भी मॉडरेशन सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता और कुछ कंटेंट समीक्षा में बच सकते हैं। बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद भारत सरकार ने तुरंत सख्त रुख अपनाया। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को मेटा प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजने का निर्देश दिया। सरकार ने कंपनी से पूछा है ऐसे विज्ञापन प्लेटफॉर्म पर कैसे स्वीकृत हुए, बच्चों से जुड़े शोषणकारी कंटेंट को रोकने के लिए कंपनी के पास क्या सुरक्षा तंत्र है, आरोप सामने आने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या सुधार किए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कंपनी से 7 दिनों के भीतर विस्तृत जवाब मांगा है।
अगर जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और पॉक्सो कानून के तहत कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। सरकार का यह भी मानना है कि कंपनी थर्ड पार्टी कंटेंट का हवाला देकर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, क्योंकि यह सामान्य पोस्ट नहीं बल्कि भुगतान लेकर चलाए गए विज्ञापन थे जिनसे कंपनी को आर्थिक लाभ भी मिलता है। वहीं मेटा प्लेटफॉर्म्स का कहना है कि बच्चों की यौन शोषण से जुड़ी सामग्री के खिलाफ उसकी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। कंपनी के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संदिग्ध कंटेंट की पहचान की जाती है। विशेषज्ञों की टीमें लगातार नए सुरक्षा उपाय विकसित करती रहती हैं। आपत्तिजनक वेबसाइटों के लिंक ब्लॉक किए जाते हैं, अपराधियों के अकाउंट हटाए जाते हैं और अन्य टेक कंपनियों के साथ भी जानकारी साझा की जाती है। मेटा का कहना है कि उसके प्लेटफॉर्म पर अरबों उपयोगकर्ता हैं और अपराधी लगातार नए तरीके अपनाते रहते हैं, इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को लगातार मजबूत किया जा रहा है। लेकिन इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सिर्फ सरकार या कंपनी की नहीं बल्कि माता पिता की भी है। आज बच्चे घंटों मोबाइल पर रहते हैं। कई माता पिता यह मानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि बच्चा सिर्फ कार्टून या गेम देख रहा होगा, लेकिन डिजिटल दुनिया में एल्गोरिदम यूजर की रुचि के आधार पर लगातार नया कंटेंट दिखाता रहता है। ऐसे में अगर बच्चों की ऑनलाइन गतिविधियों पर निगरानी न रखी जाए तो वे अनजाने में बेहद खतरनाक कंटेंट तक पहुंच सकते हैं। इसलिए विशेषज्ञ भी सलाह देते हैं कि बच्चों के मोबाइल उपयोग की समय सीमा तय हो, पेरेंटल कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाए, ब्राउजिंग हिस्ट्री और ऐप गतिविधियों पर समय समय पर नजर रखी जाए और सबसे महत्वपूर्ण बच्चों से खुलकर बातचीत की जाए, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों की बात नहीं है बल्कि भविष्य में बनने वाले समाज और इन अपराधियों से जुड़ने वाले लोगों को भी खतरा हो सकता है। इसकी झलक हम आपको हाल ही के कुछ घटना के माध्यम से बताते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 11 वर्षीय लड़के ने नाबालिग लड़की से बलात्कार किया। बागपत में 1 महीने की बच्ची से बलात्कार के आरोप में 15 वर्षीय युवक गिरफ्तार। 15 साल के लड़के ने अपने भाई की हत्या कर दी, भाभी का किया बलात्कार। 11 साल के लड़के द्वारा लड़की के साथ बलात्कार करने का मामला सहारनपुर भेज दिया गया। हाल के वर्षों में कई आपराधिक मामलों की जांच में यह सामने आया है कि कुछ माइनर आरोपियों ने हिंसक और यौन अपराध से जुड़ी सामग्री इंटरनेट पर देखने की बात स्वीकार की थी। हालांकि केवल ऑनलाइन सामग्री देखना किसी अपराध या प्रत्यक्ष कारण नहीं माना जा सकता, क्योंकि समाज का भी बड़ा रोल होता है। अपराध कई सामाजिक, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक और व्यक्तिगत कारणों के संयुक्त प्रभाव से होते हैं, लेकिन विशेषज्ञ यह जरूर मानते हैं कि कम उम्र में हिंसक या यौन शोषण से जुड़ा कंटेंट बच्चों के मानसिक विकास और व्यवहार पर नकारात्मक असर डाल सकता है। यही वजह है कि डिजिटल सुरक्षा आज केवल तकनीकी मुद्दा नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी बन चुकी है। यानी सवाल बिल्कुल सीधा है, क्या हम बच्चों को सिर्फ मोबाइल देकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं या फिर यह भी जानते हैं कि उस स्क्रीन के दूसरी तरफ आखिर क्या चल रहा है। डिजिटल सुरक्षा की शुरुआत किसी कानून से नहीं बल्कि घर से होती है। कानून साफ कहता है कि बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री का निर्माण, संग्रह, प्रसार, खरीद, बिक्री या उसे उपलब्ध कराना भारत में गंभीर अपराध है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67B और पॉक्सो कानून ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान करते हैं, लेकिन कानून तब लागू होता है जब अपराध हो चुका होता है। असल चुनौती अपराध को होने से पहले रोकना है। इंस्टाग्राम और मेटा प्लेटफॉर्म से जुड़ा यह विवाद सिर्फ एक कंपनी पर उठे सवालों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरी डिजिटल दुनिया के सामने खड़ी उस चुनौती की याद दिलाता है जहां तकनीक जितनी तेजी से आगे बढ़ रही है उतनी ही तेजी से बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करना भी जरूरी हो गया है। अब जांच यह तय करेगी इस मामले में किसकी कितनी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन इतना तय है कि बच्चों की सुरक्षा किसी एक कंपनी, एक सरकार या एक